हेलो फ्रेंड्स। सो आप इमेजिन कीजिए एक मुगल एम्परर को हु वाज बोर्न इन अ हिंदू हाउस होल्ड ड्यूरिंग हिज फादर्स एग्जाइल, रेज्ड बाय सूफी सेंट्स। डिबेट की उसने जिसवेट प्रीस्ट के साथ। ही सैट विद जैन मॉन्क्स एंड येट ही नेवर फॉर्मली रिनाउंस्ड इस्लाम। वो एम्परर था अकबर। जनरली हम उसे जानते हैं एज अकबर द ग्रेट। एंड यूपीएससी आस्क्ड सच क्वेश्चंस अबाउट हिज रिलीजियस पॉलिसीज और रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के बारे में यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है मेंस में, राइट? बिकॉज एज यू गाइज नो, मैंने पहले भी कई बार कहा है, वी नीड टू बी मेंस रेडी. But when UPSC asks such questions, they are not just asking about king's personal faith. पर्सनल जो फेथ है किंग का उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग अबाउट that whether you understand that how statecraft, how philosophy, how pluralism, it all merged in the 16th century India. So welcome back students, this is Vishal Chauhan with Upward Study, and today we are going to break down this question. We are going to understand the religious policy of Akbar. We are going to understand the historical background, the key institutions, the इंपॉर्टेंट सोर्सेस जो कि मेंस में तो कोट करने के काम आते ही हैं, लेकिन प्रीलिम्स में भी उनसे जो है वो क्वेश्चन बनता है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म एंड फाइनली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ एक परफेक्ट आंसर जो है वो लिखा जाए इस क्वेश्चन के लिए. सो मेक श्योर कि आप इस सेशन में अंत तक जरूर बने रहे, बिकॉज व्हाट यूपीएससी आस्क्ड, क्या पूछा यूपीएससी ने. So this was the question asked by UPSC, that examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Right, for 150 words GS पेपर 1 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिकोड दिस क्वेश्चन. आज के सेशन में सवाल को हम अच्छे से समझेंगे. क्या कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर जो है वो, क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से, हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, हमें क्या लिखना है इसमें. राइट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड एग्जामिन मींस. राइट, सो क्या मतलब है एग्जामिन का, शुरू करते हैं. लेट्स. एग्जामिन मींस कि भैया वी नीड टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट बोथ. राइट, यानी कि रिलीजियस सिंक्रेटिज्म क्या अकबर अपनी रिलीजियस पॉलिसी के साथ ला सका, इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट्स को साथ में लेते हुए एक एनालिसिस प्रिपेयर करना है और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन जो है वो हमें देना है इस सवाल का. राइट, वी नीड टू फोकस ऑन द फ्रेज मेन एस्पेक्ट्स, जिसका मतलब यह है कि हमें केवल उसकी पॉलिसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, रिलीजियस पॉलिसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, कवर करना है पूरी डायमेंशंस को, इंटेलेक्चुअल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस. राइट, सो अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, अगर 15 मार्कर भी अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, सो आपके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो कंटेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 15 मार्कर सवाल का जवाब देने के लिए. सो दैट मींस यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली अकबर डिड, व्हाई ही डिड इट, व्हाट वाज द मोटिवेशंस, क्या थे उसके, जो भी उसने रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करी उसके पीछे, द इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टैंडिंग बिसाइड हिज पॉलिसी, एंड फाइनली वी नीड टू क्रिएट अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन. क्या ये एक जेन्युइन फेथ था या केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी. राइट, बिकॉज यूपीएससी जो है वो इस तरह भी सवाल पूछ सकता है, व्हाट वर द इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिहाइंड द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर. राइट, या वेदर द अकबर रिलीजियस पॉलिसी और रिलीजियस जो भी उसने सिंक्रेटिज्म क्रिएट करने की कोशिश करी, वेदर इट वाज अ जेन्युइन फेथ और अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. राइट, सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर मेंस. हमें 360 डिग्री में जाकर जो है वो सभी टॉपिक्स को समझना है, या किसी भी टॉपिक को समझ रहे हैं तो हमें 360 डिग्री में रहकर जो है वो उस टॉपिक को समझना है. राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. शुरू करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब हमें देना है, आज खोजना है इस क्वेश्चन का आंसर. तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. नाउ सो दो स्टूडेंट्स जो कि जानते हैं मेरी टीचिंग स्टाइल को, समझते हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बगैर जो है वो किसी भी टॉपिक को शुरू नहीं करते हैं. सो टू अंडरस्टैंड अकबर्स सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेथ, डिफरेंट फॉलोइंग्स, डिफरेंट टीचिंग्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, इनको जो कि हो सकता है कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, इनको फ्यूज करना, इनको मर्ज करना आपस में, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू विच वर्क्स इन काइंड ऑफ सिनर्जी, इन काइंड ऑफ अ हार्मनी. दैट इज सिंक्रेटिज्म. सो टू एंड रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को रिलीजियस सिंक्रेटिज्म भी जो है वो कहा गया है. तो अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म अगर हमें समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिया ही इनहेरिटेड when he became the ruler, because he became emperor in 1556 at the age of 13, and the part of Indian subcontinent that he ruled over was very religiously diverse, to in fact to an extraordinary degree. There were Sunni Muslims, there were Shia Muslims, the ruling elites of that time, but at the same time there were ruling elites of different Hindu sects, and जो majority population थी, जो rulers नहीं थे, जो ruled population थी, they were majoritarily belonging to different Hindu sects. But apart from that there were Sikh also, because Guru Nanak जी जो है वो कुछ ही decades पहले उनकी मृत्यु हुई थी. राइट, देयर वर जैन्स, देयर वर पारसीज जो कि पर्शिया से इंडिया पहुंचे थे, एंड पोर्चुगीज भी जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कोस्टल रीजन में इंडिया में कर चुके थे. तो काफी डाइवर्स जो है वो एक लैंडस्केप, डेमोग्राफिक लैंडस्केप जो है वो इनहेरिट किया अकबर ने, और कैसे नेविगेट किया उसने इस डाइवर्सिटी के साथ, आज हमें वही समझना है. बट द मुगल एम्पायर अंडर बाबर एंड हुमायूं वाज लार्जली कंसीडर्ड एज अ फॉरेन इस्लामिक पावर, जहां पर ऑर्थोडॉक्स उलेमा और मुस्लिम क्लर्जी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो विल्ड करते थे.
रिलीजियस एंड लीगल अथॉरिटी उनके पास थी ज्यादा से ज्यादा. जजिया टैक्स वाज लेवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स, राइट. देयर वाज जेन्युइन टेंशन बिटवीन द रूलिंग मुस्लिम माइनॉरिटी एंड द हिंदू मेजॉरिटी, बोथ एट द लेवल ऑफ रूलिंग क्लासेस एंड एट द लेवल ऑफ रूल्ड क्लासेस, राइट. सो ऐसे में अकबर जो है वो आते हैं और एक रिलीजियस सिंक्रेटिज्म जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, जो कि आगे जो है वो शेप करता है हमारे पूरी रिलीजियस एंड कल्चरल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को ऑफ नॉट जस्ट मेडिवल इंडिया बट ऑल्सो मॉडर्न इंडिया. सो हमें कनेक्ट करते हुए चलना है सभी टॉपिक्स को. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द की इन्फ्लुएंसेस दैट शेप्ड अकबर्स रिलीजियस ओवरव्यू, वर्ल्ड व्यू. सो सबसे पहला तो यह है कि भैया अकबर वाज, जो इनिशियल उसकी फॉस्टर मदर थी, उसके अर्ली केयर टेकर्स थे, मेनी ऑफ देम वर राजपूत वुमन, बिकॉज जब उसके फादर हुमायूं जब एग्जाइल में था तो राजपूत हाउसेज में जो है वो अकबर पले बड़े इनिशियली. एंड दोज वुमन मतलब गेव हिम एन एक्सपोजर टू हिंदू कल्चर्स. उसके अलावा ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी पीपल एट ड्यूरिंग दैट एज, बिकॉज हिज ओन मदर हमीदा बानू वाज एन इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड पर्सन एंड वेल वर्स्ड विद द सूफी ट्रेडिशंस. दूसरे नंबर पर शेख सलीम चिश्ती ऑफ फतेहपुर सिकरी, द सूफी सेंट, जिस माना जाता है कि जिनकी ब्लेसिंग से अकबर जो है वो, अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई, जहांगीर का जन्म हुआ. अकबर का एक डीप कनेक्शन था चिश्ती सूफी ऑर्डर के साथ, एंड दैट शेप्ड हिज मिस्टिकल एंड सिंक्रेटिक टेम्परामेंट. एक साइड उसका बचपन में जो राजपूत फैमिलीज में वो रहा, और दूसरी साइड सूफी ट्रेडिशन का जो इन्फ्लुएंस उस पर रहा है. और तीसरे नंबर पर उसके दो खास मित्र अबुल फजल और फैजी, टू ब्रदर्स, both of these are brothers and intellectuals who became Akbar's closest confidants. बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थे अकबर के साथ. एंड हमें अबुल फजल आईने अकबरी, अबुल फजल का लिटरेरी वर्क है आईने अकबरी एंड अकबर नामा, जो कि सर्व करता है एज अ प्राइमरी सोर्स टू अंडरस्टैंड द टाइम्स ऑफ अकबर. 16th सेंचुरी में क्या घटनाएं घट रही थी उसके लिए प्राइमरी सोर्स की तरह सर्व करता है अबुल फजल आईने अकबरी एंड अकबरनामा. सो प्रीलिम्स के लिए भी आपको यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में और अन्य अदर जो पेपर्स में जो है वो बनते हैं. तो ये तो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब समझते हैं कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठाए अकबर ने टू क्रिएट दैट रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. सो लेट अस स्टार्ट विद द इबादत खाना दैट ही एस्टैब्लिश्ड इन 1575. So in 1575, yes, in 1575 Akbar built the Ibadat Khana. Ibadat Khana was essentially what it was. It was a house of worship at his fort Fatehpur Sikri. Now initially ये क्या था? It was a gathering for Muslim scholars, different Muslim scholars और Sufi saints जो है वो theology और spirituality discuss करते थे in this इबादत खाना. बट 2 साल के भीतर ही 1578 तक आते आते अकबर ने इसको एक्सपेंड कर दिया और इंक्लूड किया बाकी सभी स्कॉलर्स को, बाकी सभी फेथ के. तो यानी कि ब्राह्मिन्स, जैन्स, जोरोआस्ट्रियंस एंड जेसुइट प्रीस्ट, पोर्चुगीज जेसुइट प्रीस्ट अलोंग विद शियाज एंड सुन्नीज एंड सूफीज, ये सभी आकर जो है वो एवरी थर्सडे इवनिंग एक मोस्ट रिमार्केबल इंटरफेथ डायलॉग जो है वो होता था. और पूरी मिडिवल हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, राइट. पूरी मिडिवल हिस्ट्री में इस तरह की एक बैठक जहां पर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं वो अपने अपने एंड से स्पिरिचुअलिटी और थियोलॉजी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं एवरी थर्सडे इवनिंग. दिस वाज अ वेरी यूनिक इवेंट ऑफ दैट टाइम. हिंदू फिलोसफर्स कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? हिंदू फिलोसफर्स लाइक पंडित्स फ्रॉम बनारस, जैन मंक्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको, हीरा विजय सूरी, जिनको बाद में अकबर ने ऑनर भी दिया, टाइटल दिया ऑफ जगत गुरु, इतना इन्फ्लुएंस हुए उनसे. उसके अलावा पारसी जोरोआस्ट्रियन प्रीस्ट महरिजी राणा, इनका नाम आपको याद रखना है, राइट, जिन्होंने एक्सप्लेन किया जोरोआस्ट्रियन फायर वर्शिप को, अकबर को समझाया. उसके अलावा जेसुइट प्रीस्ट फादर एंटोनियो मोन्सेराट, फादर रोडोल्फो एक्वाविवा, राइट, जो कि गोवा से आए अकबर के पर्सनल इन्विटेशन पर, और उन्होंने एक्सप्लेन किया क्रिश्चियनिटी को, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट सूफी सेंट्स एंड मुस्लिम स्कॉलर्स बोथ शिया एंड सुन्नी एंड इवन एथियस्ट मटेरियलिस्ट लाइक चारवाक्स, दे वर आल्सो इनवाइटेड इन दीज डिस्कशंस. सो आप देख रहे हैं कितना हेल्दी, कितना डाइवर्स जो है वो डिस्कशन इबादत खाना में चल रहा था. एंड दिस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो इन 1578, जबकि यूरोप में जो है वो वॉर चल रही थी डिफरेंट रिलीजन में, राइट. डिफरेंट रिलीजन कहने का मतलब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. इंक्विजिशन जो है वो जो भी हेरेटिक्स हैं, जो कि धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको जला दिया जा रहा था जिंदा, राइट. और जबकि आगरा में फतेहपुर सीकरी में एक एम्परर जो है वो होस्ट कर रहा था ये वीकली इंटरफेथ सेमिनार्स. हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, राइट. इनफैक्ट आप कोट कर सकते हैं जेसुइट फादर मोन्सेरेट को, जिन्होंने रिकॉर्ड किया अपने मेमोयर, उनका मेमोयर का नाम है कमेंटेरियस. उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि इट्स मोस्ट वैल्यूएबल नॉन इंडियन, इट इज कंसीडर्ड एज दिस कमेंटेरियस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल नॉन इंडियन सोर्स ऑन अकबर्स रेन. ये सवाल प्रीलिम्स के लिए बन सकता है, अकबर्स रेन पर एक नॉन इंडियन सोर्स बताइए जो कि किसी क्रिश्चियन ने लिखा है. तो किसने लिखा है? जेसुइट फादर मोन्सेरेट ने, राइट. और टाइटल क्या है वर्क का? इट इज कमेंटेरियस, इट इज अ मेमोयर. इसमें उन्होंने मेंशन किया है, नोट किया है कि अकबर वाज जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियन थियोलॉजी, जेन्युइनली लिसन्ड टू क्रिश्चियन थियोलॉजी, बट ही वाज नॉट कन्विंस्ड एंड डिड नॉट कन्वर्ट, राइट. एंड वहां पर डॉक्यूमेंट हुआ है कि उसके किले में हिंदू
देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो मौजूद थी, और वो ज़ोरोआस्ट्रियन फैशन में सूर्य की पूजा भी जो है वो किया करता था। सो कहने का मतलब ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज डिफरेंट रिलीजियस टीचिंग्स। नाउ सवाल ये उठता है कि वेदर ये एक स्ट्रेटजी थी, बिकॉज ही इनहेरिटेड अ वेल डाइवर्स, मतलब लैंड को उसने इनहेरिट किया था, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स थे जो कि इन्फ्लुएंस भी रखते थे बहुत ज्यादा। तो क्या ये स्ट्रेटजी थी सबको अपीज करने की, या जेन्युइनली अकबर जो है वो इंटरेस्टेड था इन मिस्टिसिज्म एंड सिंक्रेटिज्म? सो ये हमें फाइनली आज के सेशन में अंत तक पहुंचते पहुंचते हम इसे कंक्लूड कर लेंगे, राइट? नेक्स्ट इज दीन इलाही। सो दीन इलाही 1582 तक आते आते ये इबादत खाना ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू दीन इलाही एज द सेशंस दे इंटेंसिफाइड, और अकबर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता गया डिफरेंट रिलीजन के बारे में। सो ही फॉर्म्ड हिज ओन फिलोसफीज एंड दैट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ दीन इलाही। सो क्या है दीन इलाही, आइए समझते हैं। So the most controversial aspect of Akbar, this is the most controversial aspect of Akbar's religious syncretism, दीन इलाही, जिसको लिटरली आप कह सकते हैं डिवाइन फेथ, जो कि उसने प्रोक्लेम किया अराउंड 1582। एंड माइंड इट, बहुत सारे सोर्सेज में लिखा गया दैट दिस वाज अ न्यू रिलीजन, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन किया गया दैट दिस वाज अ न्यू रिलीजन। दिस वाज नॉट अ न्यू रिलीजन, लेट मी बी प्रिसाइज अबाउट इट, राइट? ये कॉमन कंफ्यूजन है। दीन इलाही क्या था? इट वाज एसेंशियली एन एथिकल कोड, एक एथिकल कोड था of a spiritual brotherhood which was centered around the emperor's person, right? एक spiritual brotherhood है जिसके सेंटर में कौन है? एम्परर खुद है, राइट? अबुल फजल ने कैसे डिस्क्राइब किया है आईने अकबरी में? उसने कहा है, अबुल फजल ने इन आईने अकबरी, ही कॉल्ड दीन इलाही अ तरीका, एक वे ऑफ लाइफ, एक पाथ ऑफ लाइफ, रादर देन जो दीन का लिटरली जो हार्ड सेंस है या फॉर्मल सेंस है इस्लाम में एज ए रिलीजन, उस सेंस में नहीं, एक तरीका कहा है, एक वे ऑफ लाइफ कहा है, राइट? ऑफ हैविंग डिवाइन फेथ। सो क्या फीचर है दीन इलाही के? तो द वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट इट ड्रू फ्रॉम मल्टीपल ट्रेडिशंस। मल्टीपल ट्रेडिशंस से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, जिसमें सूफी मिस्टिसिज्म भी है, हिंदू वेदांतिक फिलोसफी भी है, ज़ोरोआस्ट्रियन रेवरेंस भी है फॉर लाइट एंड फायर, उसमें जैन एथिक्स भी है नॉन वायलेंस के। सो डिफरेंट रिलीजन से ये टीचिंग्स इकट्ठा करता है, पहले तो। सेकेंडली, इसकी कोई फॉर्मल स्क्रिप्चर नहीं है, कोई किताब नहीं है ये, राइट? किताब को फॉलो नहीं करता है, कोई मॉस्क को फॉलो नहीं करता है, कोई टेंपल को फॉलो नहीं करता है, कोई क्लर्जी नहीं है, कोई मैंडेटरी प्रेयर्स नहीं है। इट इज अ पाथ, इट इज अ वे। थर्डली, जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है, फोर्सफुली किसी को मेंबर नहीं बनाया गया, राइट? मेंबर बनने का तरीका क्या है कि जिसको मेंबर बनना है वो अपनी पगड़ी उतार के जो बादशाह है, अकबर है, उसके चरणों में रख देगा। दिस वाज द सिंबल ऑफ लेइंग डाउन योर ईगो, और बदले में बादशाह जो है वो आपको जोड़ लेंगे अपने दीन इलाही में, राइट? और जो मेंबर्स हैं उनको कहा जाएगा मुरीद, और जो लीडर है जो अकबर को कहा जाएगा मुर्शिद, जो कि स्पिरिचुअल गाइड है। और मुरीद जो है वो क्या होते हैं? डिसाइपल्स। मुरीद आर डिसाइपल्स एंड मुर्शिद इज द स्पिरिचुअल गाइड, राइट? स्पिरिचुअल गाइड है, कोई गॉड नहीं कहा उसने खुद को प्रॉफिट नहीं कहा, स्पिरिचुअल गाइड का, राइट? उसे लगा होगा कि मैं 5 8 6 7 8 सालों से जो है वो पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं इतने सारे रिलीजन्स को, तो मुझे मेरे पास जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है दैट आई कैन बी अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर अदर्स ऑल्सो। एंड फाइनली, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं दैट इंक्लूडेड कंपैशन फॉर ऑल लाइफ, रिजेक्शन ऑफ मियर रिचुअल्स, ट्रूथ टेलिंग एंड वेनरेशन ऑफ लाइट एंड सन, बिकॉज कंसिडर्ड सन को वो कंसिडर कर रहा था टू बी द अल्टीमेट, मतलब अथॉरिटी एज फार एज गॉड इज कंसर्न, सन को अल्टीमेट अथॉरिटी कंसिडर, दैट कम्स फ्रॉम ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। अब सवाल आता है कि कितने मेंबर्स जो है वो कन्वर्ट हुए दीन इलाही में? तो अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने ये मेंशन किया है दैट देयर ओनली 18 प्रोमिनेंट मेंबर्स जो है वो दीन इलाही के रहे, राइट? और वो भी मेजॉरिटिवली अकबर के क्लोज जो कोर्टियर्स हैं उनमें से आए वो मेंबर्स। बीरबल उनमें से एक थे, राइट? बीरबल के अलावा और जो हिंदू रूलर्स जो राजा अकबर की कोर्ट में थे, लाइक राजा मान सिंह और राजा टोडरमल, बोथ सीनियर राजपूत हिंदू ऑफिसर्स इन अकबर्स कोर्ट, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत बैकलैश जो है वो फेस करना पड़ा अकबर को दीन इलाही के नाम पर। शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी सूफी जो मतलब नक्शबंदी जो सूफीज हैं, उनके शेख अहमद सरहिंदी ने बहुत बड़े लेवल पर फियर्सली जो है वो क्रिटिसाइज किया दीन इलाही को, राइट? मैनी उलेमाज ने कहा कि दैट दिस वाज अ हेयरसे यानी कि अकबर जो है वो अपने रास्ते से भटक गए, राइट? जिसमें एक फेमस क्रिटिसिज्म आपको कोट करना है, आंसर में कोट करेंगे आप। एक स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर, जिनका नाम है बदौनी, और उनका लिटरेरी वर्क है मुंतकाबुत त्वारिख, जिसमें उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने रिमार्क किया है कि भैया अकबर जो है वो एक मतलब दिस दीन इलाही वाज अ सैटानिक इनोवेशन, राइट? सैटानिक इनोवेशन कहा है इसको, अकबर को एक अपोस्टेट कहा है, काफिर कहा है, और ये एक सैटानिक इनोवेशन है, राइट? एंड अगर आप अकबर के टाइम की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो एक साइड जो है वो अबुल फजल है, और उसके काउंटर में पॉइंट जो है वो आपको बदौनी देते हुए नजर आएंगे। तो अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा आपको याद रखना है, और उसके काउंटर में है बदौनी की मुंतकाब उत त्वारीख।
तो ये दो लिटरेरी वर्क है जो आपको बहुत ध्यान से इनके नाम याद रखने हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए तो क्वेश्चन बनेगा ही, उसका आपको आंसर मिल ही गया, मेंस में कोट करने के भी आपको अच्छे से ये काम आएंगे, राइट ना। उसके अलावा मॉडर्न स्कॉलर सच एज वेस्टर्न यूरोपियन स्कॉलर है विंसेंट स्मिथ, एस आर शर्मा और रिसेंटली हरबंस मुखिया, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया है कि ये दीने इलाही और ये सभी जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है, दिस वाज ऑल अ पॉलिटिकल टूल, इट वाज ऑल अ वे फॉर अकबर टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ यूनिवर्सल सोवरेन अबव सेक्टेरियन डिवीजन। जितने भी सेक्टेरियन डिवीजन इंडिया में फैले हुए थे उसके ऊपर अपने आप को एक यूनिवर्सल सोवरेन एस्टैब्लिश करना, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी सेंट्रलाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक टूल भर था बस। Genuinely he was not invested in religion, genuinely he was not invested in this mysticism and spirituality, because एक तरफ mysticism spirituality की बात चलती है और दूसरी तरफ ये भी काउंटर पॉइंट बदायूं ने ही कोट किया है कि अकबर जो है वो शराब बहुत पिया करता था। सॉरी नॉट बदायूं बट बदौनी ने ये कोट किया है कि अकबर जो है वो शराब बहुत पिया करता था, राइट। सो दिस वाज दी दिस वाज दीने इलाही। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दीने इलाही के लिए मिल गए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए, राइट। नेक्स्ट इज सुलेकुल, द यूनिवर्सल पीस। अब सुलेकुल क्या है? नाउ वी कैन से दैट द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, द वेरी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ अकबर्स गवर्नेंस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलेकुल। पूरी की पूरी अकबर की गवर्नेंस किस पे टिकी है? सुलेकुल पे, राइट। क्यों? जैसे मैंने कहा ना, ही इनहेरिटेड अ वेरी डाइवर्स, बहुत डाइवर्स स्टेट उसने इनहेरिट किया, और अगर सभी को जोड़कर चलना है और अपने अपने रूल को सेंट्रलाइज रखना है और लंबे समय तक चलाकर रखना है, तो सभी के साथ पीस तो बनाना ही पड़ेगा। लड़ते झगड़ते कब तक रहोगे, या ज्यादातर लोगों के साथ पीस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी लेकर आया सुलह कुल की, और विच लिटरली मींस पीस विद ऑल, सुल ए कुल, सभी कुलों में सुलह हो जाए, है ना। सो दिस वाज आर्टिकुलेटेड एंड मोस्ट सिस्टमैटिकली बाय अबुल फजल इन आईन अकबरी। तो सुलह कुल का सोर्स क्या है? आईन अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। ये प्रीलिम्स के लिए आपको पॉइंट मिलते जा रहे हैं, राइट। आंसर में जब भी आप सुलह कुल कोट करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे अबुल फजल, कॉलन लगा के आईन अकबरी, सोर्स भी कोट हो गया, देखो, राइट। ये मजा होता है मेंस के लिए प्रिपेयर करने का, हर डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं हम, राइट। हमें पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं मेंस में आंसर में लिखने के लिए भी, और उन्हीं से ही हमें पॉइंट मिल जा रहे हैं प्रीलिम्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, राइट। तो सुलह कुल का मतलब क्या है? सो एम्परर क्या करेगा? एम्परर विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एवरी फेथ हैज देयर ओन विजडम। स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगी इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन व्हेन डीलिंग विद सब्जेक्ट्स। जस्टिस और एथिकल कंडक्ट जो है वो रिलीजन से नहीं जुड़े हुए हैं, राइट। कि भैया इस रिलीजन का व्यक्ति जो है वो इस रिलीजन का व्यक्ति एक जस्ट व्यक्ति है या एथिकल व्यक्ति है, इसका कंडक्ट एथिकल होगा, नहीं। इट इज अ क्राइटेरिया फॉर अ गुड सब्जेक्ट, बिकॉज उस समय तो सब्जेक्ट थे, आज सिटीजन है, राइट। तो सुलह कुल दी यूनिवर्सल पीस, जो कि प्रेजेंट टाइम के साथ भी आप कनेक्ट करते जाओ। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? ताकि हम हिस्ट्री को रिपीट ना करें। हिस्ट्री में जो गलतियां करी है हमारे एंसेस्टर्स ने, उसे हम रिपीट ना करें, राइट। और जो मैसेजेस दिए गए हैं हमारे एंसेस्टर द्वारा, उनको हम समझें और फॉलो करें और अप्लाई करें प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मैसेजेस दोज हु आर प्रैक्टिकल फॉर दैट टाइम बट आर आल्सो प्रैक्टिकल फॉर प्रेजेंट टाइम, राइट। सो सुलह कुल के कई एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस भी देखने को मिले। क्या थे? कि सबके लिए पीस, यूनिवर्सल पीस तो अबॉलिशन कर दिया अकबर ने जजिया का 1564 में, राइट। जजिया जो है टैक्स नॉन मुस्लिम यानी कि जिमीज पर लगाया जाता था, इन अर्ली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से ही चला आ रहा है ये। अब जजिया क्या है क्या नहीं है इसकी डिटेल में जाएंगे, आप क्लास मेरी ज्वाइन कीजिए, जीएस प्री प्लस मेन फाउंडेशन बैच, उसमें आपको जजिया क्या है, कैसे वर्क करता है, आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम, प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है, ऑल दीज थिंग्स, समझ रहे हैं? दिस इज हाउ अ मेन प्रिपेयर्ड ब्रेन वर्क्स, राइट। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। नाउ सेकंड इज अकबर अबॉलिश्ड, नॉट जस्ट अबॉलिश्ड इट बट वंस एंड फॉर ऑल ही अबॉलिश्ड इट परमानेंटली, राइट। इस तरह उसने अबॉलिश किया कि परमानेंटली अबॉलिश्ड, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए अबॉलिश्ड है, एंड दैट वाज रेवोल्यूशनरी फॉर दैट टाइम, राइट। इसने सिंबॉलिकली प्लेस कर दिया हिंदूज एंड मुस्लिम सब्जेक्ट्स को दोनों को इक्वल फुटिंग में, कि सभी जो है वो सब्जेक्ट्स बराबर है अकबर के लिए, बादशाह के लिए, ठीक है। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ द पिलग्रिमेज टैक्स। जो पिलग्रिमेज पर जाते थे डिफरेंट हिंदू डिफरेंट पिलग्रिमेज जो यात्राएं हैं, ठीक है, तीर्थ यात्राएं हैं, वो तीर्थ यात्रा महसूल पिलग्रिमेज टैक्स जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया 1563 में, राइट। कौन कौन सी, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा और डिफरेंट जो शक्तिपीठ हैं, इन सब में जो पिलग्रिमेज होती थी उन पर टैक्स लगा करता था, वो हटा दिया। तीसरा, रिलीजियस फ्रीडम एडिक्ट्स अकबर लेकर आया। अकबर ने इशू किया फरमान प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ हिंदूज टू बिल्ड टेंपल्स, सो मच सो दैट कि उसके अपने किले के अंदर जो है वो टेंपल्स बनाए गए, उसकी खुद की रानियों के लिए, उसकी खुद की हिंदू रानियों के लिए, राइट। एंड ही ऑल्सो स्टॉप द फोर्स्ड कन्वर्शन, जबरदस्ती जो वॉर के बाद प्रिजनर्स के साथ, स्लेव्स के साथ जो कन्वर्जन किया जाता है, जो किया जा रहा था पहले, वो उसने अपने टाइम के लिए रोका। बाद में ये फिर से जो है वो उसके सक्सेसर्स ने चालू कर दी।
चौथा, उसने कैलेंडर में रिफॉर्म किया। हिंदू और पर्शियन या इंडियन जो ट्रेडिशंस है कैलेंडर के और पर्शियन जो ट्रेडिशन है कैलेंडर के, उनको जोड़कर एक कैलेंडर जो है वो नया उसने इजाद किया 1583, जिसका नाम है तारीख इलाही। याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में बनते हैं। विच क्रिएटेड अ सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैलेंडर, जो कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इस्लामिक लूनर ईयर, इट वाज आप कह सकते हैं अब एक एमल्सिफाई किया, एक मर्ज किया दो डिफरेंट ट्रेडिशंस को, इंडियन ट्रेडिशन एंड पर्शियन ट्रेडिशन। अब पर्शियन ही क्यों, अरेबिक क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब भी जो है वो आपको क्लास में दूंगा मैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देन संस्कृत स्कॉलरशिप्स उसने इशू करी। अकबर कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ मेजर संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन। जैसे महाभारत का ट्रांसलेशन जो है वो रजमनामा, द बुक ऑफ वॉर्स, रामायण का ट्रांसलेशन, अथर्ववेद का ट्रांसलेशन, लीलावती द मैथमेटिक्स जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन, राजतरंगिणी का ट्रांसलेशन उसने कमीशन किया। और ये ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट जो है वो इंपीरियल जो स्टूडियोज है उनमें ये ट्रांसलेशन चल रहे थे, तो यानी कि पूरी की पूरी जो फंडिंग है वो अकबर के कोर्ट से आ रही थी। And this represented a conscious intellectual effort to incorporate Hindu wisdom into Mughal court culture. हिंदू विजडम को समझना ज्यादा से ज्यादा, अब अपने सब्जेक्ट्स पर रूल करना है तो उन्हें अच्छे से समझना भी जरूरी है। दैट इज व्हाट ही ट्राई टू डू विद दिस, राइट। अब उसकी ये जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है ये केवल थियोलॉजी तक ही नहीं जुड़ी हुई है, ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में भी एंटर करती है। उसके पॉलिटिकल रिलीजियस सिंक्रेटिज्म इज कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिंक्रेटिज्म आल्सो। देखिए, दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ये सारी चीजें भी आपको साथ में पढ़नी है। एंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी से ही ये सारी चीजें कनेक्टेड है, एक वेब की तरह समझ लीजिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन, इज कनेक्टेड विद इकोनॉमी, कनेक्टेड विद सोसाइटी और कल्चर और रिलीजन, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक वेब की तरह आप मान सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, सबसे लेना देना है। तो अगर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर भी असर हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। So as I said that Akbar's religious syncretism was not confined to theology, it was woven into his political architecture, जो राजपूत पॉलिसी के फॉर्म में पढ़ते हैं हम अकबर की। He married many राजपूत princesses, खास तौर पे आगरा दिल्ली दोआब के आसपास की इंपॉर्टेंट जो राजपूत स्टेट्स थी उनके साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। वो क्यों बनाए, वो राजपूत पॉलिसी क्या है, वो राजपूत पॉलिसी टॉपिक में अच्छे से समझाऊंगा। He married Rajput princesses, like example है हरका बाई of Ambir, who became mother of Jahangir. So Jahangir was born of a Rajput woman. Durgavati of Bikaner, right, and many others. And crucially आपको जो बात समझनी है, they were not required to convert to Islam. No, they were allowed to follow their own tradition and own religion. They were allowed to follow their own faith, maintain their own temples in the forts. जो फतेहपुर सीकरी है उसके अंदर ही, मतलब जो जनान खाना होता है, राइट, जहां पर सारी जनाने जो है वो एक साथ रहती हैं, जो जनान खाना होता है फोर्ट का हिस्सा, वहां पर वो अपने टेंपल्स को मेंटेन कर सकती हैं। उनके रिलेटिव्स को भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया नोबिलिटी में, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल राजा मान सिंह, तो ये तो मैट्रिमोनियल अलायंस है, उसके अलावा बहुत सारे राजपूत रूलर्स को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि राजपूत का तो ट्रेडिशन रहा है लड़ने का, उनसे लड़ते रहेंगे तो अपने रिसोर्सेस जो है वो डिप्लीट करेंगे, तो क्यों ना उनको साथ में जोड़ लिया जाए। तो राजा मान सिंह ऑफ आमेर, वन ऑफ अकबर्स नवरत्न, उनको बड़े बड़े कैंपेन्स कमांड करने के लिए दिए गए, बंगाल भेजा गया, उनको काबुल पर कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। टोडरमल जो हिंदू राजा है, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। राजा बीरबल जो है वो अकबर के क्लोजेस्ट कैंपेन रहे, राइट। मनसबदारी सिस्टम में बड़े बड़े मनसब जो है वो राजपूत रूलर्स को दिए गए, सो मच सो दैट ड्यूरिंग हिज रेन, इनफैक्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ अकबर्स रेन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मनसबदार्स वर राजपूत्स एंड हिंदूज। इतना ज्यादा जो है वो राजपूत हिंदू नोबिलिटी को इंक्लूड किया एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। तो वो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के बगैर तो नहीं हो सकता ना, राइट। उन्हें नजर आएगा कि अकबर जो है वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट है हमारे रिलीजन के प्रति, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वो भी जुड़े, अदरवाइज वो लड़ते। जो आज हम पढ़ते हैं ना डाइकोटोमी हिंदू मुस्लिम की, राइट, उसको वो मौजूद थी लोअर लेवल्स पे, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है कि अपर एशलॉन्स में तो रिलेशनशिप ठीक कर लिए, लेकिन लोअर लेवल्स पर जो है अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में चले जा रहा था। ये क्रिटिसिज्म आगे देखेंगे। So this administrative syncretism had a crucial ideological underpinning. क्या थी वो? अकबर projected himself not as सुल्तान, सुल्तान की तरह, मुस्लिम रूलर की तरह नहीं, बट पादशाह की तरह उसने, जिसे हम बादशाह कहते हैं, पर्शियन में उसे पादशाह कहा जाता है। पाद मीन्स पैर, सो पादशाह, राइट, जिसका मतलब है एक यूनिवर्सल रूलर जो कि सभी रिलीजियस डिविजन्स से ऊपर उठकर है। पर्शिया में डेरियस जो रूलर है, राइट, उसके टाइम से ही रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, रीड, आप उसके बारे में पढ़िए, अदरवाइज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उसको कवर कराऊंगा ही, राइट। सो दैट वाज हिज religious syncretism was beyond religion,
It was beyond theology. It also included the political and administrative syncretism. Then engagement, अब केवल नाम भर के लिए ही नहीं, एंगेज मतलब उसने बुला लिया सबको अपने पास और आइए और आप जो है वो हमारे साथ डील कीजिए, ठीक है, डील कीजिए कहने का मतलब हमें समझाइए कि क्या है आपका रिलीजन, केवल नाम भर के लिए नहीं, और केवल हिंदू के साथ ही नहीं, अन्य रिलीजन्स के साथ भी उसने जो है वो अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करी, राइट। और जो कि आमतौर पर हम यही समझते हैं कि जो राजपूत पॉलिसी है और हिंदू के प्रति जो है वो उसने जो है वो एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, इंक्लूड किया उन्हें ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है सिर्फ, राइट। फॉर एग्जाम्पल विद सिख गुरु अकबर मेट गुरु अमरदास द थर्ड सिख गुरु एट गोइंडवाल इन 1567, ठीक है। और ये कहा जाता है कि उसने कम्युनिटी मील जो लंगर है वो बैठकर वहां पर जो है वो खाया सभी के साथ, बिकॉज दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ लंगर, कि आप बड़े हो छोटे हो जो मर्जी हो आप सबके साथ आपको बैठकर खाना है, ठीक है, कम्युनिटी फीस्टिंग करनी है। दैट वाज अ पावरफुल जेस्चर ऑफ इगैलिटेरियनिज्म। He also visited Guru Ramdas and in 1680s he granted land to Guru Ramdas. Finally उस लैंड ग्रांट पर जो है वो इवेंचुअली अमृतसर शहर एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके अलावा जैन के साथ तो मैंने आपको बताया ही, अकबर हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद हीरा विजय सूरी, अ जैन मंक, अ जैन आचार्य। 1583 में अकबर ने जो है वो इशू किया फरमान कि सारा स्लॉटर जो है वो बैन होगा पर्यूषण फेस्टिवल में, जो जैन होली फेस्टिवल है, पर्यूषण का फेस्टिवल, उन दिनों में कोई स्लॉटर नहीं होगा। उसके अलावा जो जैन कॉन्सेप्ट है अमारी का, नॉन वायलेंस का, उसे कुछ हद तक अडॉप्ट करने की कोशिश करी, राइट। यमुना के कुछ सेक्शंस में फिशिंग को जो है वो सर्टेन डेज पर बैन किया गया और कुछ समय तक ऑन एंड ऑफ उसने मीट जो है वो छोड़ने की कोशिश भी करी। ना क्रिटिसिज्म है डेफिनेटली कि ये सब जो है वो अपीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैन कम्युनिटी केवल आज एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं है इंडिया की, पहले भी बहुत बड़े लेवल पर जो है वो जैन कम्युनिटी एक पावरफुल इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो कम्युनिटी रही है, ट्रेडिशनली रही है जैन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो क्रिटिसिज्म यही है कि जैन लोगों का पीस करने के लिए ऐसा उन्होंने किया, नेवरदलेस ही डिड इट। उसके अलावा जोरास्ट्रियन जो महरजी राणा है, राइट, वो नवसारी गुजरात से जो है वो अकबर के पास आते हैं और जोरास्ट्रियन फायर रिचुअल्स अकबर को सिखाते हैं, और अबुल फजल ने आईन अकबरी में ये नोट किया है जो फायर रिचुअल्स हैं और जो सन की वर्शिप है उस ट्रेडिशंस को अकबर जो फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा फादर एक्वावीवा और मॉन्सरेट 2 बार जो है वो गोवा से आगरा जो है वो अकबर से मिलने आए और अकबर को जो है वो फतेहपुर सिकरी मिले, एंड अकबर को उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो है पाठ पढ़ा है और अकबर ने काफी क्यूरोसिटी के साथ क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखा, अलाउ किया अपने बच्चों को क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन एजुकेशन रिसीव करने के लिए, राइट। जो कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यस पोर्चुगीज जो है वो उस समय उनकी वाटर पॉलिसी जो चल रही थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जानते हैं आप कि भैया पूरा अरेबियन सी पे उनका जो है वो कंट्रोल था अच्छे से, और ट्रेड जो है वो अकबर को भी चला कर रखना है, तो पोर्चुगीज को अपीस करके रखने की तो जरूरत है ही। और दूसरी तरफ से जेसुइट ये ट्राई कर रहे थे कि अकबर को कन्वर्ट कर लें और अकबर को एक क्रिश्चियन रूलर बना दे, राइट, क्योंकि अबुल फजल ने नोट किया कि अकबर जो है वो कई बार टाइम एंड अगेन क्रॉस जो है वो पहनता था। अब वो पोर्चुगीज को अपीस करने के लिए पहनता था या जेन्युइन मतलब उसके अंदर ये भावना थी कि भैया मैं समझूं इसे क्रिश्चियनिटी को, तो पहनता था, दैट्स अ डिबेट। नाउ सो केवल हिंदुइज्म ही नहीं, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रिज्म, क्रिश्चियनिटी, अक्रॉस ऑल पॉपुलर फेथ्स ही शोड इंटरेस्ट। देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं फाइनली, ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस प्रिपेयर करना है और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो उसको आपको हर डायरेक्शन से समझना है, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना भी जो है वो बहुत जरूरी होता है, राइट। तो देखते हैं भैया कौन कौन क्या क्या कहता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है बनाने की जरूरत रहती है हमें, मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिटिक क्या आर्ग्यू करते हैं, तो सबसे पहले अकबर ने कभी भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा, बाकी सभी वो धर्मों को प्रमोट कर रहा था, समझ रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा। ही ऑब्जर्व्ड रमदान, ही परफॉर्म्ड हज, राइट। शुरुआत में वो नमाज भी फ्राइडे की पढ़ा करता था। दीन इलाही के केवल 18 ही फॉलोवर थे और अकबर के जाने के बाद दीन इलाही पूरी तरह ही एक्सटिंग्विश हो गया। सेकेंडली जो क्रिटिक है अकबर के, बदौनी, कंटेम्पररी टू अबुल फजल, राइट, उन्होंने ये कहा है कि अबुल फजल की तो पर्सनल लॉयल्टी थी अकबर के साथ, अकबर फंड कर रहे हैं अबुल फजल के सारी राइटिंग्स को, राइट। और जबकि बदौनी के ऊपर ये जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं था, तो बदौनी ने बहुत मतलब खुलकर जो है वो क्रिटिक किया अकबर का। इन हिज बुक मुंतकब त्वरीक ही कॉल्ड ऑल दीज, ये जो दीन इलाही है, सुले कुल है, राइट, ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिंक्रेटिज्म है, इसे कहा बदौनी ने ये सभी पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस हैं टू कंसोलिडेट पावर अगेंस्ट उलेमास, क्योंकि उलेमा जो है वो वही पुरानी जो ट्रेडिशनल इस्लामिक पॉलिसी है उसी को ही फॉलो करने के लिए प्रेशर कर रहे थे हर बादशाह को, राइट। और उसके चक्कर में जो डाइवर्सिटी है वो खो जाती है, पावर खो जाती है। फाइनली जब हम औरंगजेब को पढ़ते हैं तो औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये उलेमा इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि औरंगजेब बचपन से इनके बीच में रहता है तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में चला जाता है इनके, और फिर आप जानते ही हैं, पढ़ाई आपने सुनाई है कि क्या पॉलिसीज जो है औरंगजेब ने अपनाई, राइट। जो औरंगजेब को समझेंगे तो देयर विल गो इनटू डिटेल। तीसरा क्रिटिसिज्म यह है कि जो राजपूत अलायंसेस उसने किए वो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंसेस थे वो, राइट, सिंपली क्योंकि राजपूतों को साथ में जोड़कर रखना जरूरी है। अगर राजपूतों से लड़ते रहेंगे तो सारी जो है वो
मतलब सारा तहखाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजपूत उनका तो मार्शल कम्युनिटी है, उनका तो काम है लड़ना, उनका धर्म है लड़ना, तो लड़ते ही रहेंगे, आप लड़ते रहो उनसे, वो लड़ते ही रहेंगे आपके साथ भी, राइट। तो उनको साथ में जोड़ना जो है वो एक स्ट्रेटेजी थी, इट वॉज नॉट ए रिलीजियस पॉलिटिकल सिंक्रेटिज्म, राइट। देन उसके अलावा विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं अकबर के बारे में इन द बुक अकबर द ग्रेट मुगल? ही कॉल्ड दीन इलाही अ मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन फॉली, ये तो एक मॉन्यूमेंट है ह्यूमन बकवास का, कि इतना भी जो है वो बेवकूफ हो सकता है इंसान, राइट। एक एक्लेक्टिकल हॉज पॉच कहा उसने, कि ये इतना ज्यादा हॉज पॉच है, इतना ज्यादा मिक्स्ड है, कोई इसमें प्रॉपर थियोलॉजिकल कोहेरेंस है ही नहीं। तो विंसेंट स्मिथ जो है वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज को। देन इसके डिफेंस में, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के डिफेंस में कौन कौन आते हैं? तो एस आर शर्मा। एस आर शर्मा क्या कहते हैं, इन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर्स इन हिज बुक, आर्ग्यू करते हैं कि अकबर की जो सिंक्रेटिज्म है वो जेन्युइन एंड कंसिस्टेंट थी। Yes, definitely it evolved organically over 4 decades, but it was not sudden, it was not political, right? Because धीरे धीरे उसने ये सारी चीजें समझी एंड धीरे धीरे उसने ये सारे अपनी पॉलिसी को डेवलप किया ओवर टाइम। सो एस आर शर्मा जेन्युइन एंड क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरी तरफ इरफान हबीब साहब क्या कहते हैं, इन हिज एसेज ऑन अकबर वो एम्फसाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को। वो कहते हैं कि उन्होंने जजिया अबॉलिश किया, टेम्पल्स को प्रोटेक्शन दिया, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए, जिसका अगर भले ही ये पॉलिटिकल मूव्स हो, लेकिन इनका मटेरियल कंसीक्वेंस जो है वो हिंदू सब्जेक्ट्स पर देखने को मिला। जो हिंदू सब्जेक्ट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है, ये केवल सिंबल नहीं थे, लोअर लेवल तक भी जो है वो इसका बेनिफिट हिंदू लोगों को मिल रहा था। उसके अलावा अबुल फजल जो उनके कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हैं अकबर के, अबुल फजल आईन अकबरी में प्रेजेंट किया जाता है अकबर को एज अ जेन्युइनली ड्रिवन बाय सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ इंसान कामिल। एक सूफी कॉन्सेप्ट है इंसान कामिल, यानी कि एक आइडियल, एक परफेक्ट मैन कौन है, राइट। सो एंड फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन ऑफ इंसान कामिल जो है वो अकबर ये सारी रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो कर रहा था। तो सूफीज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उसके अलावा और सपोर्ट में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर इज अ फिलोसफिकल कंसिस्टेंसी इन दिस मैटर। 1563 में पिलग्रमेज और टैक्स अबॉलिशन किया, उसके अलावा दीन इलाही तक आने तक, या 1595 में जाकर जो सिख गुरुज को ग्रांट दी हैं, या अकबर की ये सभी पॉलिसीज अकबर के थ्रू आउट टेन्योर में ग्रेजुअली डेवलप होती गई और कंसिस्टेंट रही। ऐसा नहीं है कि कभी मतलब अपॉर्चुनिस्टिक अकबर जो नहीं रहा, कि जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पर जजिया लगा दो, जहां पर दिख रहा है कि हटाने की जरूरत है वहां हटा दो, नहीं, हटा दिया तो परमानेंटली हटा दिया, राइट। जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करी तो परमानेंटली फॉलो करी। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप सपोर्ट में दे सकते हैं आंसर में अपने, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं लेगेसी की, क्या लेगेसी रह जाती है आखिरी में, एंड हिस्टोरिकल इंपैक्ट क्या है, क्या पॉजिटिव लेगेसी है। तो पॉजिटिव लेगेसी आप कंपोजिट मुगल कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है रिजल्ट में। एक मुगल और हिंदू ट्रेडिशन आर्ट में, म्यूजिक में, आर्किटेक्चर में फतेहपुर सीकरी में नजर आता है, दिल्ली के आर्किटेक्चर में भी नजर आता है, ठीक है। एक संस्कृत पर्शियन सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, संस्कृत पर्शियन एंड वर्नैक्युलर, ये तीन ट्रेडिशंस आपस में जुड़ते हुए नजर आते हैं, राइट, विच जो कि एक मॉडल बनता है फॉर लेटर इंडियन प्लूरलिज्म। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल भी था, राइट। शाहजहां ने कुछ, जहांगीर के बाद शाहजहां ने कुछ पॉलिसीज को रिवर्स किया, और फिर औरंगजेब तो फुल उल्टा चला गया, उसने टेंपल्स को डिस्ट्रॉय भी किया, उसने रिलीजियस इंटॉलरेंस भी जो है वो पैदा करी, उसने फोर्स कन्वर्जन भी करवाए, राइट। जहां जरूरत पड़ी वहां उसने टॉलरेंस का भी फॉलो किया। तो ये थोड़ा ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो अपनाने की कोशिश करी, बट लार्जली आप देख सकते हैं कि ही मतलब वो मूव अवे कर गया फ्रॉम दी रिलीजियस जो सिंक्रेटिज्म है अकबर का उससे। हिस्टोग्राफिकल लेगेसी क्या है, तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, राइट, वो ये कहते हैं अकबर को मानते हैं एक सिंबल ऑफ कॉम्पोजिट नेशनहुड, राइट। जो गंगा जमुना जो तहजीब है उसका सिंबल जो है वो मानते हैं अकबर को। रिविजनिस्ट हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये सिर्फ एलीट के लेवल पर ये गंगा जमुना तहजीब बन रही थी, ये अच्छा रिलेशनशिप बन रहा था, लोअर लेवल्स पर तो ग्रास रूट लेवल पर इसका इंपैक्ट नहीं था, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों के बीच में तब भी बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। और जो कम्युनल नैरेटिव रखते हैं ऐसे राइटर्स, वो तो क्लियरली अगेंस्ट हैं अकबर के, दोनों साइड भी, हिंदू वाले भी और मुस्लिम वाले भी, राइट। एट द सेम टाइम कंस्टिट्यूशनल रेजोनेंस है, सुलह कुल जो है वो इंडियन मॉडर्न सेकुलरिज्म के साथ जो है वो पूरी तरह जुड़ता है, राइट। इक्वल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इस पॉइंट को जो है वो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अकबर लेगेसी इन्फॉर्म्स द आर्टिकल 25 से 28 की स्पिरिट की, भैया सभी को हक है अपने रिलीजन को फॉलो करने का और प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, ऑल दोस पॉइंट्स। नाउ फाइनली अब यह पॉइंट आता है कि अब इस सवाल का जवाब जो है हम लिखें कैसे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दो तरह, आप 150 वर्ड्स के लिए लिख रहे हैं या 250 वर्ड्स के लिए लिख रहे हैं, दोनों के लिए 150 वर्ड्स, आल्दो ये सवाल 150 वर्ड्स में पूछा गया था यूपीएससी द्वारा। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे सिंक्रेटिज्म है क्या, आप अकबर को प्लेस करेंगे कि अकबर जो है वो किस तरह का माहौल अकबर को मिला, राइट। सुलह कुल क्या है, सुलह कुल को आप थोड़ा सा जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, 2-3 लाइंस में आप इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद बॉडी में ये 6 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल, क्या क्या
क्या है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म एट दी मल्टी डायमेंशंस ऑफ रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, इंटेलेक्चुअल लेवल पर इबादत खाना, पॉलिसीज के लेवल पर जजिया एंड पिलग्रिमेज, राइट, उसके अलावा रिलीजियस फॉलोइंग के लेवल पर दीन इलाही, एडमिनिस्ट्रेशन पर राजपूत पॉलिसी एंड मनसबदारी पॉलिसी, उसके अलावा क्रॉस फेथ जो अकबर ने नॉट जस्ट हिंदू एंड मुस्लिम डाइकोटॉमी बट उसके अलावा अदर फेथ भी जो है वो अदर फेथ के साथ भी उसने मतलब सिमिलर पॉलिसी को जो फॉलो किया। एंड फाइनली यू कैन प्रोवाइड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, राइट, डिफरेंट हिस्टोग्राफी क्या क्या बोलती है, कहां तक सही है कहां तक गलत है, और फिर एक कंक्लूजन जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या है सुलेकुल एज प्रिकर्सर टू मॉडर्न सेक्युलरिज्म, क्योंकि वी नीड टू मतलब हमें एडवांस आगे भविष्य की तरफ जो है वो देखते हुए कंक्लूजन्स को रखना होता है, वे फॉरवर्ड की तरह कंक्लूजन्स को रखना होता है या वे फॉरवर्ड रखना होता है बेसिकली। तो सुलेकुल एक प्रिकर्सर है किसका, मॉडर्न सेक्युलरिज्म का, राइट। एट द सेम टाइम वी नीड टू एक्नॉलेज द फ्रेजिलिटी बिकॉज अकबर जब तक जिंदा था, बिकॉज अकबर जब तक जिंदा था तब तक ये पॉलिसीज स्ट्रांग थी, अकबर के जाने के कुछ समय तक ये पॉलिसी स्ट्रांग रही जब तक जहांगीर है, बट उसके बाद सक्सेसर्स ने अकबर के सक्सेसर्स ने इन पॉलिसीज को फ्लिप कर दिया। तो कहने का मतलब अकबर की जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की जो पॉलिसी है इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन पर्सोना, इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द रूलर कि कितने समय तक रूलर अपने फोर्स के दम पर अपनी पॉलिसीज को बनाकर रख सकता है, राइट। सो सोर्सेज क्या क्या यूज करेंगे आप, लास्टली सोर्सेज की बात करें तो प्राइमरी सोर्सेज है आइन अकबरी बाय अबुल फजल, राइट, अकबरनामा बाय अबुल फजल, मुंतकाब तारीख बाय बदौनी एंड कमेंटेरियस बाय फादर मॉन्सरेट ऑन दिस मैटर। अदरवाइज देयर आर मेनी अदर प्राइमरी सोर्सेस ऑन दिस मैटर, मतलब ऑन द रेन ऑफ अकबर एंड पूरा मुगल पीरियड पर। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज है विंस्टन स्मिथ्स अकबर द ग्रेट, जो कि अकबर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, रिलीजियस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं एस आर शर्मा रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर्स। उसके अलावा इरफान हबीब साहब की किताब है अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, और मुजफ्फर आलम साहब की किताब है लैंग्वेजेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, जो कि कहते हैं सुलेह कुल को एज एक्टिव इंपीरियल आइडियोलॉजी, राइट। सुलेह कुल एक एक्टिव इंपीरियल आइडियोलॉजी है, इंपीरियल है लेकिन इट इज पॉजिटिव फॉर द इंपीरियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइम्स ऑफ, सबके लिए ये एक प्रैग्मेटिक चीज है कि भैया सारी फैक्शंस जो है वो जुड़कर रहे, तभी सेंट्रलाइजेशन भी बरकरार रहेगा और तभी जो है वो मतलब स्टेबिलिटी भी जो है वो आ सकेगी हर लेवल पर, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल हर लेवल पर। सो मुजफ्फर आलम, इरफान हबीब, एस आर शर्मा, विंसेंट स्मिथ एंड दीज आर प्राइमरी सोर्सेस जो कि यूपीएससी टाइम एंड अगेन जो है वो प्रीलिम्स में पूछता है, राइट। सिंपल, आप वीडियो को रोककर जो है वो ये इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है वो पढ़ लीजिएगा, इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे बिकॉज दैट इज व्हाट इज योर होमवर्क। नाउ आप जो है वो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे लिखने की आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, राइट। आप लिखकर जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर वो सब जो है वो अवेलेबल है, आप लिखकर आंसर भेजिए एंड आई विल इवैल्यूएट एंड गिव यू फर्दर पॉइंट्स, राइट। आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, आप 150 वर्ड्स में लिखिए, बट आई वुड रादर से कि आप 250 वर्ड्स में जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए। और जब आप 250 वर्ड्स में लिख रहे हैं तो कितने पॉइंट में लिखना है, एक तो इंट्रोडक्शन का पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉडी में आपके एटलीस्ट 8 पॉइंट होने चाहिए, राइट, 8 पॉइंट, एंड देन आपका आएगा कंक्लूजन, राइट। 8 या इनफैक्ट 9 पॉइंट होने चाहिए बॉडी में, तब जाकर आपके 250 वर्ड्स बनेंगे। और वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है बिकॉज मेंस रेडी रहेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना आपका जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर होता जाएगा हर एक टॉपिक, राइट। सो फाइनली लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। सो आई होप आपको आज का सेशन देखने में मजा आया होगा, समझ आया होगा। मेक श्योर कि आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में जिनको मजा आता है। उसके अलावा जीएस प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच जो है वो धर्मशाला में ऑफलाइन शुरू होने जा रहा है। मी विशाल चौहान विद अपवर्ड स्टडी, पंकज सर के साथ जुड़कर मैं ये बैच शुरू करने जा रहा हूं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है, कॉल कीजिए हमें, विल प्रोवाइड यू फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं आपसे क्लासरूम में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।